हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम एजुकेशन डिसिप्लिन का यूनिट फर्स्ट करेंगे, जिसका नाम है भारत में उपनिवेशवाद और आधुनिक शिक्षा का आरंभ। देखिए, कुछ टॉपिक्स है जो हम इस यूनिट में कंप्लीट करेंगे। पार्ट 1 होगा ये वीडियो आपका। पार्ट 1 में हम कुछ टॉपिक्स है जो कंप्लीट कर लेंगे। अब पार्ट 2 आएगा, उसमें आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए कौन कौन से टॉपिक है। फर्स्ट है हमारा परिचय। पहले हम परिचय पढ़ेंगे कि क्या है इस चैप्टर में। सेकेंड है औपनिवेशिक शिक्षा के उद्देश्य। थर्ड है शिक्षा की पारंपरिक प्रणाली और विशेषता पढ़ेंगे। फोर्थ है हमारा आधुनिक शिक्षा का प्रभाव के कारण पारंपरिक शिक्षा प्रणाली का पतन। क्यों शिक्षा प्रणाली का पतन हो गया, ये हम पढ़ेंगे। पतन के कारण पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखिए, आधुनिक स्कूल प्रणाली और विश्वविद्यालयों का उद्भव पढ़ेंगे और ब्रिटिश सरकार के प्रयास क्या क्या रहे इसमें, ये सारे पढ़ेंगे। और पर्यायवाचीवादियों और अंग्रेजवादियों के बीच मतभेद क्यों हो गया था। और देखिए, आधुनिक शिक्षा प्रणाली में काले के विवरण पत्र की मुख्य विशेषता। इस पार्ट 1 में हम ये सारे टॉपिक्स है जो कवर करेंगे। ठीक है, देखिए परिचय। ब्रिटिश शासन के आगमन के साथ ही शिक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया। भारतीयों को शिक्षित करने के लिए पश्चिमी विद्यालय प्रणाली की स्थापना की गई। अंग्रेजों की भाषा होने के नाते अंग्रेजी प्रभावी संस्कृत की भाषा बन गई। उसे निर्देश देने के माध्यम के रूप में तथा चिंतन सक्षम भाषा के रूप में देखा जाने लगा। इस तरह शिक्षा की पश्चिमी प्रणाली की तर्ज पर शिक्षा प्रदान की गई। क्या बोला इसमें कि कैसे ब्रिटिशों ने इंडिया में आकर अपने उस अंग्रेजी जो प्रणाली थी उनकी, उसमें है जो अपने भाषा को इंडिया पे थोपने की कोशिश करी। इंडिया पारंपरिक जो हमारा शिक्षा था इंडिया का, वो कैसे अंग्रेजी शिक्षा हम पे हावी हो गया, ये सारी चीज़ें बोला है। देखिए, औपनिवेशिक शिक्षा औपनिवेशिक देश में पर बेहतर नियंत्रण के लिए होती है, न कि उसके विकास के लिए। औपनिवेशिक शिक्षा होती है ना, औपनिवेशिक शिक्षा का मतलब ही यही होता है कि वो किसी के ऊपर नियंत्रण करने के लिए होता है, न कि किसी के विकास के लिए। वो कभी भी विकास का काम नहीं करती है, हमेशा अपने फ़ायदे के लिए करती है। इस दृष्टिकोण के परिणाम भले ही भिन्न हो जाए, लेकिन इस शिक्षा का वांछित उद्देश्य औपनिवेशिक शिक्षा औपनिवेशिक देश पर नियंत्रण कायम करना होता है। मतलब वो चाहता है कि उपनिवेश चाहता ही यही है कि जो उपनिवेश है उसका उस पर नियंत्रण करे। उपनिवेश और उपनिवेश का मतलब आपको पता होगा। उपनिवेश मतलब होता है कि ऐसा देश या ऐसा आदमी बोल सकते हैं आप, जो दूसरे किसी पे कब्जा करे। तो औपनिवेशिक देश का मतलब है कोई ऐसा देश जिसने क्या किया है, किसी गरीब देश को या जो उससे पिछड़ा है। मतलब जैसे ब्रिटिश था, ब्रिटिश से हम थोड़े पिछड़े थे ना भारत वाले, तो वो उन्होंने क्या किया था, हम पे कहीं ना कहीं उन्होंने इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाया और हम पे कब्जा किया। तो वही होता है उपनिवेश और उपनिवेश। उपनिवेश जिसके ऊपर वो उन्होंने मतलब जो गुलाम बनते हैं उन्हें उपनिवेश कहते हैं। उपनिवेश मतलब होता है जिन्होंने गुलाम बनाया। ठीक है, आगे देखिए, औपनिवेशिक दौर में शिक्षा के विकास को समझने के लिए शिक्षा और उपनिवेशवाद के बीच महत्वपूर्ण संबंधों को समझना आवश्यक है। मार्टिन कॉर्ने क्या कहते हैं, जैसे लेखकों मानते हैं कि औपनिवेशिक देश में खुद औपनिवेशिकों द्वारा शिक्षा की ऐसी प्रणाली विकसित की जाती है जो उन शासकों के वर्चस्व को वैध रूप में कायम करे तथा उनकी आर्थिक ज़रूरतों को भी पूरा करे। औपनिवेशिक शासन की निरंतरता के लिए आवश्यक है कि देश पर आर्थिक और राजनीतिक नियंत्रण बना रहे, और शिक्षा इसके लिए सबसे अच्छा साधन है। ठीक है, मतलब औपनिवेश चाहता ही यही है कि वो क्या सबसे पहले क्या करता है, वो लोगों पे नियंत्रण करना स्टार्ट करता है। और वो नियंत्रण कैसे कर सकता है, अगर वो शिक्षा प्रणाली को चेंज कर दे, है ना, तो वो वैसे नियंत्रण कर सकता है। वही लिखा है, इस तरह शिक्षा अपनी स्वतंत्र पहचान खो देती है। इस तरह क्या होगा, जो उपनिवेश है वो अपनी पहचान खो देता है कहीं ना कहीं, और दूसरे देश के जो भी उसका शिक्षा प्रणाली है उसे अपनाने लगता है। राजनीतिक सत्ता का एक औजार बन जाती है। निश्चित तौर पर औपनिवेशिक शिक्षा उस संस्कृति को परिवर्तित कर उसे एक औपनिवेशिक देश में बदल देती है। नए विचार पारंपरिक ज्ञान में वृद्धि तो करते हैं,
किंतु इसके लिए एक औपनिवेशिक देश को बहुत कुछ खोना पड़ता है। ठीक है, कुछ चुनिंदा लोगों को ही औपनिवेशिक शिक्षा का लाभ मिलता है और इसी आधार पर उन्हें औपनिवेशिक शिक्षा शासकों द्वारा देश पर शासन करने की भूमिका सौंपी जाती है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। आगे देखिए। देखिए, इस प्रकार हम देखते हैं कि शिक्षा विभिन्न विचारधाराओं के बीच बहस का मुद्दा बन गई। 19वीं सदी के पूर्वार्ध की शिक्षा नीति इन्हीं बहसों का परिणाम थी। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि औपनिवेशिक प्रशासन एक ऐसी शिक्षा नीति को बढ़ावा दे रहा था जो उसके अपने हितों के लिए प्रतिबद्ध थे, है ना। मतलब क्या, वो अपने फ़ायदों के लिए औपनिवेशिक शिक्षा जो थी वो अपने फ़ायदों के लिए वो कर रहे थे कि बढ़ावा दे रहे थे वो अपनी शिक्षा नीति को। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट, औपनिवेशिक शिक्षा के उद्देश्य। औपनिवेशिक शिक्षा के उद्देश्य क्या थे? ब्रिटिश अंततः 1857 तक भारत में शिक्षा की एक मजबूत औपनिवेशिक प्रणाली को स्थापित करने में सफल हो गया था। ठीक है, औपनिवेशिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य स्थानीय प्रशासन के कामकाज संभाल कर सकने वाले भारतीयों क्लर्कों को तैयार करना था। क्लर्क कौन होते हैं? जो आपके ये जो ऑफिस के काम करते हैं ना, जैसे चाय इधर से ले जाना, इधर उधर ले जाना, और फाइल को इधर उधर करना, फाइल पहुंचाना, ये सारी चीज़ें जो होते हैं क्लर्कों का काम होता है। तथा अंग्रेजी तरीके में ढले भारतीयों के एक वर्ग को तैयार करना था। जुल खान नहीं होगा ये, जुल खान वो इस जो इन्होंने लिखा है उनके बारे में लिखा। यह औपनिवेशिक शिक्षा सरकारी कार्यालयों में भारतीयों को केवल कुछ अधीनस्थ पद ही देने के लिए तैयार करना चाहती थी, क्योंकि ब्रिटिशों के लिए प्रशासन की बढ़ती शाखाओं को संचालित और नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त ब्रिटिश कर्मचारी को आयात करना व्यावहारिक रूप से असंभव और बहुत महंगा था। मतलब अगर वो क्या करेंगे, ब्रिटिश अपने कर्मचारियों को लाते हैं तो क्या होगा, बहुत महंगा पड़ेगा ना उनको, क्योंकि वो ब्रिटिश से लेकर आएंगे। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना इंडियाई के लोगों को पढ़ाकर और फिर उनसे ही काम लिया जाए। ठीक है, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने स्थानीय भारतीयों को पश्चिमी शिक्षा द्वारा शिक्षित कर सांस्कृतिक और बौद्धिक रूप से पश्चिमकृत, मतलब होता है पश्चिम की संस्कृत करने के बारे में सोचा। उन्होंने सोचा कि क्यों ना पश्चिमी संस्कृति को ही इंडिया में लेकर आया जाए। ठीक है, देखिए औपनिवेशिक शिक्षा के मुख्य शैक्षिक उद्देश्य को लॉर्ड मैकाले के शब्दों में समझा जा सकता है। हमें ये इन्वर्टेड कोमा में है, इसका मतलब मैकाले के शब्द है ये। ठीक है, इन्होंने लिखा होगा। हमें वर्तमान में एक ऐसा वर्ग बनाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए जो हमारे और उन लाखों लोगों के बीच व्याख्याकार की भूमिका निभा सके जिन पर हम शासन करते हैं। व्यक्तियों का ऐसा वर्ग जो रक्त और रंग में भारतीय हो लेकिन अपने स्वाद में, दृष्टिकोण में, नैतिकता और बुद्धि में अंग्रेज हो। मतलब वो चाहते थे कि वो पूरी तरह से, मतलब वो इंडियाई के ही लोग हो लेकिन विचार में या नैतिकता में या स्वाद में या दृष्टिकोण में, दृष्टिकोण का मतलब होता है देखने का नज़रिया। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में वो चाहते थे, अपनी वैश्विक शिक्षाकार जो थे वो चाहते थे कि वो कैसे बने, बुद्धि में अंग्रेजी, जो जैसे अंग्रेज होते हैं वैसे बन जाए। लेकिन वो होने कौन चाहिए, वो इंडिया के ही लोग होने चाहिए, लेकिन उन्हें इतना पढ़ा लिखा कर वो क्या करना चाहते थे, अंग्रेजों की तरह बनाना चाहते थे। ठीक है, आगे देखिए। शिक्षा के निचले स्तरों पर शिक्षा का माध्यम देसी भाषाएं थी, जबकि उच्च शिक्षा के लिए माध्यम अंग्रेजी थी। मतलब क्या है कि जो इंडिया का लैंग्वेज था वो क्या था, देसी भाषा थी, है ना। लेकिन ये चाहते थे कि वो इंग्लिश बोले। तो जो ब्रिटिश का जो लैंग्वेज होता था वो इंग्लिश होता था, तो सारे काम इंग्लिश में ही होते थे। तो ब्रिटिश सरकार ने स्थानीय स्कूलों को लगातार आर्थिक सहायता प्रदान की, जिससे उनमें से कई सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान हो गए। फिर औपनिवेशिक सरकार ने मद्रास, बम्बई और कलकत्ता में कुछ राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की और इस तरह उच्च वर्ग और ग्रामीण तबकों के बीच हमेशा के लिए एक खाई बन गई। खाई बन गई क्यों बोला है, क्योंकि ऐसे क्या हुआ, जो अमीर बच्चे थे सिर्फ वही स्कूल जा पा रहे थे और जो गरीब बच्चे थे वो स्कूल नहीं जा पा रहे थे। इसलिए कहीं ना कहीं उन दोनों के बीच में क्या बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया था, इसलिए बोला है कि एक खाई बन गई थी। यूरोपीय वेशभूषा, शिष्टाचार और जीवन शैली को
अपनाने के लिए नए प्रकार के लोगों का उदय हुआ। जिन लोगों ने, जो इंडिया के लोग हैं, जिन लोगों ने क्या किया, अंग्रेजों की शिक्षा और उनके स्कूल में जाना आरंभ कर दिया, वो कहीं न कहीं वो नए प्रकार के लोग में उदय हो गए, मतलब नए प्रकार के लोग बन गए वो। पुराने मूल्य और परंपराओं को प्रश्नांकित दृष्टि से देखा जाने लगा। इसके अलावा यह भारत में सामाजिक उथल-पुथल और सुधारों का दौरा था। मैकाले का विचार था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक ही अलमारी भारत और अरब के पूरे मूल साहित्य के बराबर है। मतलब कहना का क्या है इनका, मैकाले का? मैकाले कहते हैं कि जो अरब के पूरे जितने भी उनके साहित्य होंगे ना, और इंडिया के अगर हम क्या लें, यूरोपीय पुस्तकालय की एक ही सिर्फ इंडिया नहीं बोला है, यूरोपीय पुस्तकालय की सिर्फ एक ही अलमारी ले तो वो किसके बराबर होगा? वो पूरे अरब के मूल साहित्य के बराबर होगा, ये कहा है इन्होंने। नेक्स्ट देखिए, शिक्षा की पारंपरिक प्रणाली। भारत में 18वीं-19वीं सदी के अंत में मुसलमानों के लिए मदरसा और मकतब तथा हिंदुओं के लिए टोल और पाठशाला हुआ करते थे। ये ही फारसी और अन्य देसी भाषाओं के प्राथमिक स्तर के शिक्षण संस्थाओं से लेकर उच्च शिक्षा के केंद्र भी होते थे। धर्मनिरपेक्ष और वैज्ञानिक ज्ञान की कमी उस समय के उच्च शैक्षणिक संस्थाओं की सीमाएं थी। उस समय फारसी अदालती भाषा थी। फारसी जो थी अदालती भाषा थी। अदालती भाषा का मतलब है जो कोर्ट में जो ऑफिस का काम होता था वो फारसी लैंग्वेज में हुआ करता था। इसलिए कई हिंदुओं ने फारसी विद्यालयों में दाखिला लिया था, क्योंकि उनको वो चीज़, अगर उन्हें कोर्ट में काम करना है ना, ऑफिस वर्क करना है, तो उन्हें किस लैंग्वेज में करना होता था? फारसी में करना होता था। तो हिंदुओं को फारसी आती नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, हिंदुओं ने फारसी विद्यालयों में दाखिला ले लिया। अध्यापन भी किया। अध्यापन करना मतलब उस चीज़ को पढ़ना, ये सारी चीज़ें। टोल अथवा मदरसा कुछ भी हो, इनकी कुछ निश्चित मानक विशेषता होती थी। जो टोल होती थी और जो मदरसा मुस्लिमों के लिए था और टोल जो था वो हिंदुओं के लिए था। हिंदू जो बच्चे थे तो उनके लिए था। तो देखिए, हम देखेंगे कि इनकी कुछ निश्चित मानक विशेषताएं भी हुआ करती थी। देखिए, शिक्षा की पारंपरिक प्रणाली की विशेषताएं। फर्स्ट है, विद्यालय सामान्यतः जमींदारों या स्थानीय रईसों के सहयोग से चलते थे, क्योंकि जो जमींदार होते थे और जो रईस होते थे, कहीं ना कहीं वही टैक्स ज़्यादा देते थे, जिस वजह से क्या होता था कि उन्हीं उन्हीं के बच्चे ज़्यादातर जाते थे वहाँ पढ़ने के लिए। सेकेंड है, पाठ्यक्रम में मुख्य जोर संस्कृत, अरबी या फारसी जैसी शास्त्रीय भाषा और शास्त्रीय हिंदू या इस्लामी परंपरा के विषय जैसे व्याकरण, तर्कशास्त्र, विधि, तत्वमीमांसा, चिकित्सा आदि पर था। ये सारे जो विषय थे ये पढ़ाए जाते थे, सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे विद्यालय में। थर्ड है, महिलाएं आमतौर पर औपचारिक शिक्षा प्रणाली से बहिष्कृत थी। वो महिलाओं को क्या क्या किया जाता था कि उनको है जो वो मानते थे कि जो महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं है, तो बहुत कम ही लड़कियां थी जो वो विद्यालय जा पाती थी। फोर्थ देखिए 19वीं शताब्दी तक छापे खाने की अनुपस्थिति के कारण पांडुलिपियों, मौखिक परंपरा और शिक्षकों की स्मृति ने ही ज्ञान और सूचना का आधार निर्मित किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विद्यालयी शिक्षा में राज्य की बहुत कम या कोई भूमिका नहीं रहती थी। विशिष्ट ज्ञानी और प्रसिद्ध विद्वानों को राजकीय संरक्षण दिया जाता था। जो विशिष्ट ज्ञानी हुआ करते थे या प्रसिद्ध विद्वान होते थे, उनको क्या करते थे, राजकीय संरक्षण दिया जाता था। राजा की तरफ से या सरकार की तरफ से संरक्षण उनको मिलता था। आगे देखिए, सिक्स्थ है हमारा, उच्च शिक्षा के केंद्रों में बड़ी संख्या में प्राथमिक विद्यालय होते थे जो उच्च जातीय के लिए आरक्षित थे। सिर्फ ऊंची जातियां ही जा सकती थी। भारत में अधिकांश गांवों में इस तरह के प्राथमिक विद्यालय थे जिन्हें स्थानीय शिक्षक द्वारा स्थानीय कुलीन या जमींदारों से प्राप्त वित्तीय सहायता से चलाया जाता था। मतलब आपने पहले सुना होगा या बहुत सारे ऐसे धारावाहिक आते हैं जिसमें आपने देखा होगा कि वो क्या दिखलाते हैं कि जो पहले हुआ करते थे, पहले ऐसे लोग विद्यालय में नहीं जाते थे, बहुत कम ही विद्यालय जाते थे। लोग ज़्यादातर बैठक में पढ़ना पसंद करते थे। बैठक में जैसे कि कोई चौराहा हुआ तो वहाँ की कोई, अगर कोई चाहता है कि मैं बच्चों को पढ़ाऊँ तो वो क्या खुले में पढ़ाते थे। जैसे टैगोर है ना,
टैगोर हैं, बहुत सारे ऐसे जो लोगों को मुफ़्त में शिक्षा देते थे, बच्चों को मुफ़्त में पढ़ाते थे। तो और ये सारी चीज़ों के लिए कुछ तो मतलब पैसे चाहिए ही होता था ना पढ़ाने के लिए भी। तो बच्चों को जैसे स्लेट देना, वो जो ब्लैक बोर्ड होता है छोटा-सा, वो देना, तो इन सब चीज़ों में पैसे लगता था। तो क्या करते थे वो, कुलीन और ज़मींदारों से पैसे लेते थे। कहीं न कहीं वो मतलब उनकी सहायता लेते थे, उसके बाद बच्चों को पढ़ाते थे खुले में। ये स्कूल छात्रों को रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रारंभिक अंक गणित और बुनियादी साक्षरता सिखाते थे। पिछड़ी वंचित जातियों के छात्रों को इन स्कूलों में जाने की अनुमति नहीं थी। जो पिछड़ी वंचित जातियाँ होती थी, है ना? जो छोटे जो गरीब बच्चे होते थे, उनको जाना मना होता था इस विद्यालय में, ठीक है? लेकिन ये वो शिक्षा प्रणाली होती थी, जो भारत के अधिकांश गाँव में इस तरह के प्राथमिक विद्यालय थे। ये ऐसी प्रणाली थी जिसमें अंग्रेज़ों द्वारा तो नहीं खोला गया था, लेकिन ये प्राथमिक विद्यालय हुआ करते थे, जिनमें सिर्फ़ बीच वर्ग के लोग जा सकते थे, है ना? जो ज़मींदार के बच्चे हैं या वैसे, जो थोड़े उससे वो नीचे भी हुआ करते थे, उन्हें भी जाने दिया जाता था। लेकिन जो पिछड़ी वंचित जातियों के छात्रों को इन स्कूलों में जाने की अनुमति नहीं थी। उनको ये जाने नहीं दिया करते थे। जो टैगोर और उन सब ने जो बाद में बनाया था, वो अलग शिक्षा प्रणाली थी, जिसमें वो खुले में बच्चों को पढ़ाते थे। ठीक है? तो आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा। देखिए नेक्स्ट 7th है हमारा, संस्कृत और अरबी में उच्च शिक्षा में पाठ्यपुस्तक और चर्चाओं की सहायता से तथा मुख्य रूप में मौखिक तरीके से दर्शन, साहित्य और धर्मशास्त्र के अलावा चिकित्सा विधि, खगोल विज्ञान और गणित आदि की अत्यंत वैज्ञानिक और धर्मनिरपेक्ष शिक्षा दी जाती थी। इसमें क्या सिखाया जाता था बच्चों को? धर्मनिरपेक्ष, मतलब किसी भी धर्म को है जो वो नहीं करना, सभी धर्म को बराबर से मानना, ठीक है? मौखिक तरीके से दर्शन करवाना, कि बोलकर कोई भी चीज़ बताना। धर्मशास्त्र के अलावा धर्मशास्त्र भी पढ़ाया करते थे, चिकित्सा का ज्ञान दिया करते थे, खगोल विज्ञान, गणित और वैज्ञानिक, ये सारी चीज़ों का क्या करते थे? वो पढ़ाया करते थे बच्चों को। गहन सोच, कल्पना या अवलोकन के आधार पर नए ज्ञान का निर्माण उतना प्रचलित नहीं था उतना, जितना कि पुराना वो था। पुराना जो विषय था, वो ज़्यादा लोग इम्पोर्टेंट मानते थे या उसको पढ़ना पसंद करते थे। जो नया ज्ञान था, उसमें उतना प्रचलित वो नहीं हो पाया था, ठीक है? देखिए, आधुनिक शिक्षा का प्रभाव के कारण पारंपरिक शिक्षा प्रणाली का पतन। कैसे आधुनिक शिक्षा की वजह से पारंपरिक शिक्षा जो है उसका पतन हो गया था। शिक्षा की पारंपरिक प्रणाली का स्थान शिक्षा की पश्चिमी प्रणाली ने ले लिया था। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जब ब्रिटिश आए थे तो उन्होंने क्या किया था, लोगों पे नियंत्रण करने के लिए या अपना जो भी काम करवाने के लिए लोगों को शिक्षा प्रोवाइड करवाई थी, है ना? वो कौन सी शिक्षा थी? वो पश्चिमी शिक्षा थी, जो वो चाहते थे कि भारतीय सीखें। पारंपरिक विषयों को रसायन विज्ञान, भौतिक भौतिकी, अर्थशास्त्र आदि जैसे विषयों से बदल दिया गया था। क्या किया इन्होंने? ये जो विषय थे, इसमें इन्होंने क्या किया? चेंज कर दिया। जो पारंपरिक विषय थे, उसमें आधुनिक शिक्षा को मिलाकर इन्होंने कुछ ना कुछ इसमें चेंज, मतलब इन्होंने क्या किया? बदल दिया उस विषयों को। शिक्षक एक स्वतंत्र व्यक्तित्व से बदलकर सरकारी या निजी संगठन का वेतनधारी एजेंट हो गया, ठीक है? जैसे पहले शिक्षक अपनी मर्जी से पढ़ाते थे बच्चों को, अब वो अपनी मर्जी से नहीं पढ़ा पाते थे, क्योंकि वो सरकारी या निजी संगठन, क्योंकि उनको अब वेतन मिलने लग गया था। पहले जो शिक्षक पढ़ाते थे वो वेतन नहीं लिया करते थे, लेकिन अब इन्होंने जो नई प्रणाली, आधुनिक शिक्षा प्रणाली लाए थे ब्रिटिश, उन्होंने क्या किया? वेतन इनको दिया, शिक्षकों को वेतन देना स्टार्ट किया। और ये इस वजह से क्या हुआ, एक जो इनका स्वतंत्रता इनको मिली हुई थी पढ़ाने में, वो चीज़ कहीं न कहीं इनसे छीन ली गई, ठीक है? आगे देखिए, शिक्षार्थियों को पाठ्यक्रम में क्या-क्या पढ़ाया जाने लगा? पूरा होने के बाद प्रमाण पत्र प्रदान करने का अनुक्रमण किया गया था। आप जब वो करते हो, जैसे आप 10th पास करते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है ना, या 12th पास करते हो तो आपको सर्टिफिकेट मिलता है। तो इन्होंने क्या किया? प्रमाण पत्र देना आरंभ कर दिया बच्चे को। इसने लोगों की मानसिकता को बदल दिया। इसका सामाजिक पक्ष इतना प्रभावी था कि सरकार की सहायता के बिना स्कूलों को चलाना संभव नहीं था। इन्होंने ऐसा कर दिया कि जब तक सरकार कोई भी चीज़ नहीं हेल्प नहीं करेगी इनको, तब तक ये चीज़ स्कूलों को चलाना ही मुश्किल हो जाता।
दूसरी ओर शिक्षार्थी फीस की उच्च राशि का भुगतान करने के लिए तैयार थे। दूसरी तरफ जो अमीर बच्चे थे, जो अमीर लोग मतलब जैसे कुलीन के बच्चे, ज़मींदार थे, जो बड़े-बड़े उसके बच्चे थे, ज़मींदारों के बच्चे, उन्होंने क्या किया, उच्च शिक्षा के लिए इन्होंने उच्च राशि भी दी। शिक्षार्थियों को यहाँ अपना भविष्य उज्ज्वल दिखाई पड़ रहा था। उन जो छात्र थे उनको क्या लग रहा था कि अगर वो पढ़ेंगे इनसे तो क्या होगा कि ये आगे कुछ न कुछ करेंगे। इसलिए वह इस बदलाव के लिए तैयार थे। पारंपरिक मदरसों या पाठशालाओं की छवि धीरे-धीरे धूमिल होने लगी। धूमिल नहीं होगा, धूसिल होगा। धूसिल का मतलब होता है कि कहीं न कहीं ये धुंधली पड़ती गई और सबने क्या किया, पश्चिमी शिक्षा को अपना लिया। आगे देखिए पतन के कारण। फर्स्ट है, भारतीय जाति व्यवस्था में ब्राह्मणों के ज्ञान का दूसरी जातियों के कौशल आधारित ज्ञान व व्यवहारिक कलाओं की स्थिति के बीच प्राथमिक का मतलब होता है अंतर। ठीक है, प्राथमिक का मतलब होता है अंतर हो जाना या पृथक हो जाना। भारतीय जाति व्यवस्था में ब्राह्मणों के ज्ञान दूसरी जातियों के कौशल आधारित ज्ञान व व्यवहारिक कलाओं की स्थिति के बीच क्या हो गया, अंतर हो गया था। सेकंड है, भारतीय औद्योगिक क्रांति की विफलता हो गई थी। राष्ट्र राज्य के उद्भव में विलंब में उपज तकनीकों व युग का बिछड़ापन। ठीक है, इन सब वजह से क्या हुआ था कि कहीं ना कहीं हमारा जो था पतन हो गया था। जो हमारा पारंपरिक शिक्षा था वो आधुनिक आधुनिक शिक्षा की वजह से हावी हो गया था। थर्ड देखिए, रूढ़िवादी हिंदुओं की सत्तावादी हठ धर्मी बौद्धिक प्रवृत्तियां पारंपरिक शिक्षा प्रणाली के पतन की प्रमुख वजह थी। ज़्यादातर विद्वान स्थानीय नियमों के चलते पुणे, वाराणसी, तंजौर, नादिया, मुंदेर आदि कुछ ही शहरों में केंद्रित रहते थे। क्या हो गया था, रूढ़िवादी सोच की वजह से ये सारे जो थे कहाँ पे रहते थे, तंजौर, नदिया और मुंदेर, इन सब जगहों पे ही केंद्रित हो गए थे। फोर्थ है, प्राथमिक विद्यालयों ने ग्रामीण लोगों को बुनियादी शिक्षा का अवसर प्रदान किया, जिसका पाठ्यक्रम अपने दृष्टिकोण में धर्मनिरपेक्ष या व्यवहारिक जरूरतों के प्रति उत्तरदायी चरित्र वाला था। संभवतः शिक्षण के उच्च केंद्रों, टोल मदरसों में व्याकरण, दर्शन और धर्म की बारीकियों पर बहुत अधिक जोर देने से वैज्ञानिक और धर्मनिरपेक्ष ज्ञान के विस्तार का दायरा सीमित हो गया था। इस वजह से क्या हुआ था कि कहीं ना कहीं हमारा जो था पारंपरिक शिक्षा था उसका पतन हो गया था। आधुनिक स्कूल प्रणाली और विश्वविद्यालयों का उद्भव। ब्रिटिश सरकार के प्रयास। भारत में शिक्षा की आधुनिक प्रणाली के विकास की शुरुआत 1813 के चार्टर एक्ट से मानी जा सकती है। औपनिवेशिक शासकों ने पारंपरिक पद्धति को नकार दिया और उसकी जगह पर अपनी शिक्षा प्रणाली को स्थापित कर दिया। सामूहिक शिक्षा के साधन के रूप में पारंपरिक शिक्षा प्रणाली में जो क्षमता थी वह नष्ट हो गई। क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया कि जो पारंपरिक शिक्षा थी उसको पूरी तरह हटा के आधुनिक शिक्षा को लागू कर दिया। ब्रिटिश सरकार चाहती क्या थी, लोगों पे नियंत्रण करना और अपने जो अपनी उनकी पश्चिमी शिक्षा थी प्रणाली उसको बढ़ावा देना। तो इस वजह से इन्होंने क्या किया कि अपनी शिक्षा को बढ़ावा दिया। भारत में राजनीतिक सत्ता प्राप्ति के तुरंत बाद कंपनी के अधिकारी स्वदेशी समाज के धर्म और संस्कृति के क्षेत्र में तटस्थता या गैर हस्तक्षेप को बनाए रखना चाहते थे। इसके पीछे का एक संभावित कारण उनका यह डर भी था कि स्थानीय लोग कहीं ना कहीं उनकी भूमिका पर प्रतिकूल प्रतिक्रिया देते हुए उनका विरोध न करने लगे। हालांकि मिशनरियों, उदारवादियों, प्राच्यवादियों तथा उपयोगितावादियों के निरंतर दबाव ने कंपनी को अपनी तटस्थता की नीति छोड़कर सीखने को बढ़ावा देने वाली नीतियों की जिम्मेदारी लेने के लिए मजबूर किया। ठीक है, देखिए तटस्थता का मतलब क्या होता है। तटस्थता की नीति छोड़कर सीखने को बढ़ावा देने की नीतियों की जिम्मेदारी लेने के लिए मजबूर किया। क्या मतलब है तटस्थता का? तटस्थता का मतलब होता है कि जैसे कि मान लीजिए कोई भी राज्य है ना, तो कोई भी राज्य क्या करेगा, कोई लड़ाई हो रहा है तो उसमें वो नहीं लड़ाई करेगा किसी दूसरे राज्य से। जब हम किसी मतलब अलग रहना चाहते हैं सबसे कि नहीं हम नहीं लड़ेंगे, तो उसे क्या बोलते, तटस्थता कहते। तो इन्होंने क्या किया, तटस्थता की नीति छोड़कर सीखने को बढ़ावा देने की नीति को अपनाया और जिम्मेदारी लेने के लिए मजबूर किया। ठीक है, प्रारंभिक चरण में कंपनी के अधिकारियों ने प्राच्य विद्या का संरक्षण किया।
इस तथ्य को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है कि कुछ अंग्रेज़ों में प्राच्य शिक्षा प्राप्त करने और उसका प्रचार प्रसार करने की वास्तविक इच्छा थी। ठीक है, उन्होंने कुछ जो अंग्रेज़ों में जो था क्या था, प्राच्य शिक्षा प्राप्त करने और उसका प्रचार प्रसार करने की वास्तविक इच्छा थी। जो लोग प्राच्य विद्या के मौजूदा संस्थानों को जारी रखने तथा भारतीय शास्त्रीय परंपराओं के सतत संवर्धन के पक्ष में थे, उन्हें प्राच्यवादी कहा गया। जो प्राच्यवादी किन्हें कहा गया ये बताया है। प्राच्यवादी उन्हें कहा गया है जो पारंपरिक शिक्षा थी, प्रणाली थी, जो प्राच्य से आप समझ सकते हैं, जो प्राचीन प्रणाली थी शिक्षा की, जिन लोगों ने उस चीज़ को माना था, भारतीय शास्त्रीय परंपराओं के पक्ष में थे, उन्हें क्या बोला गया, प्राच्यवादी कहा गया। प्राच्यवादियों द्वारा यह तर्क दिया गया था कि भारतीयों में यूरोपीय ज्ञान और विज्ञान के प्रति पूर्वाग्रह रहे हैं, इसलिए पश्चिमी अनुभव की पूर्ण अस्वीकृति हो सकती है। उनमें से कुछ इस प्राचीन सभ्यता की शास्त्रीय परंपरा और संस्कृत की खोज में रुचि भी रखते थे। ठीक है, लेकिन अगर हम प्राच्य संस्कृत के प्रचार के लिए कुछ अंग्रेजों की वास्तविक इच्छा को स्वीकार करते हैं, तो भी इसमें कोई संदेह नहीं है कि कुछ व्यवहारिक विचारों ने प्राच्यवादियों का मार्गदर्शन किया। वह ब्रिटिश अधिकारियों को देसी भाषा और संस्कृत सिखाना चाहते थे ताकि वह अपनी नौकरी में को बेहतर कर सके। वो चाहते थे कि जो प्राच्यवादी चाहते थे कि अंग्रेज जो है वो क्या सीख ले, संस्कृत सीख ले, ताकि ना तो उनको अंग्रेजी सीखना पड़े। प्राच्यवादी का कहना था कि ना तो उन्हें अंग्रेजी सीखना पड़ेगा, इससे अगर अंग्रेज क्या करेंगे, संस्कृत सीख लेंगे और वो भारतीय परंपरा को भी मान जाएंगे। तो ये वजह था जो चाहते थे अंग्रेजों को संस्कृत सिखाना। दूसरा वजह ये भी था कि अगर वो संस्कृत सीख लेंगे तो क्या होगा, नौकरी में बेहतर हो जाएगा, है ना, कि नौकरी करने में भी आसानी हो जाएगी और उनको ये सारी चीज़ें समझ भी आने लगेगी। 18वीं और 19वीं शताब्दी में ओरिएंटलिस्ट स्कूल ऑफ एजुकेशन ने एशियाई समाजों की भाषाओं, साहित्य, इतिहास, दर्शन, धर्म, विधि और कलाओं के अध्ययन पर जोर दिया। प्राच्य विद्यालय के अनुसार औपनिवेशिक शिक्षा को भारत पर शासन उसकी शर्तों और नियमों के अनुसार करना चाहिए। ऐसा किसने कहा? ऐसा कहा प्राच्य विद्यालयों ने कि उनको अगर वो चाहते हैं कि अपनी बेसिक शिक्षा भारत में लाना, तो वो क्या करे कि कुछ शर्तें माने प्राच्यवादियों की। तो इस संदर्भ में मुस्लिम कानून के अध्ययन के लिए वॉरेन हेस्टिंग्स 1781 द्वारा कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई थी। 1784 में प्राच्यवादी विद्वान विलियम जोन्स ने गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स की मदद से एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। जोनाथन डंकन ने क्या किया था, 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। इन संस्थाओं के प्राच्यवादी विद्वान द्वारा मनुस्मृति, कालिदास की शाकुंतलम, संस्कृत शब्दकोश और संविदा तथा उत्तराधिकार पर हिंदू कानूनों का अंग्रेजी में अनुवाद करके अपना बहुमूल्य योगदान किया। मतलब इन सब चीज़ों का क्या किया उन्होंने, अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया था। सन 1800 में लॉर्ड वेलेंसली ने क्या किया था, कंपनी सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्राच्यवादियों और अंग्रेजवादियों के बीच मतभेद। अभी मैंने आपको बताया प्राच्यवादी और अंग्रेजवादियों के बीच क्या था, मतभेद था। प्राच्यवादियों का मानना था कि भारतीयों को पारंपरिक भारतीय शिक्षा दी जानी चाहिए। दूसरी ओर अंग्रेजीवादी सामान्य तौर पर यह सोचते थे कि भारतीय पिछड़े हुए, इसलिए अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दी जाने वाली पश्चिमी शिक्षा ही उनके लिए एकमात्र उपाय है। ठीक है, आगे देखिए। इस विवाद को हल करने के लिए थॉमस मैकाले को गवर्नर जनरल विलियम बेटिक द्वारा सार्वजनिक निर्देश की सामान्य समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया और 1835 में लॉर्ड मैकाले ने अपने प्रसिद्ध विवरण पत्र प्रस्तुत किया। आधुनिक शिक्षा प्रणाली को 1830 के दशक में लॉर्ड थॉमस बबिंगटन मैकाले द्वारा अंग्रेजी भाषा सहित भारत में लाया गया था। यह पाठ्यक्रम विज्ञान और गणित जैसे आधुनिक विषयों तक ही सीमित था और तत्वमीमांसा और दर्शन जैसे विषयों को आवश्यक माना जाता था। शिक्षा कक्षाओं तक सीमित था। प्रकृति के साथ संबंध और साथ ही शिक्षक और छात्र के बीच घनिष्ठ संबंध टूट गया।
इससे क्या हुआ, जो फ्रेंडली लोग पढ़ पाते थे, बच्चे पढ़ पाते थे, अब वो क्या बहुत स्ट्रिक्ट हो गया था। मैकाले के विवरण पत्र की मुख्य विशेषता क्या थी? फर्स्ट है शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी। उसके अनुसार भारतीय भाषाएं शिक्षा का माध्यम बनाए जा सकने की दृष्टि से बहुत ही दिनहीन और अपरिपक्व थी। अंग्रेजी एक समृद्ध भाषा है और अरबी या संस्कृत से अधिक उपयोगी है। भारतीय भी अंग्रेजी पढ़ने के लिए उत्सुक थे। राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड मैकाले का समर्थन किया था। सेकेंड देखिए, चुनिंदा लोगों के लिए शिक्षा। वह कुछ उच्च और मध्यम वर्ग के छात्रों को शिक्षा दिए जाने के पक्ष में था, इसलिए उसके हिसाब से उन चंद लोगों को ही शिक्षित करना बेहतर था जिनसे शेष समाज धीरे धीरे स्वतः सूचित हो जाएगा। शिक्षा अभिजात वर्ग से छनकर नीचे की आम जनता तक पहुंच जाएगी। इस तरह यह भारत में नए सांस्कृतिक मूल्य और ज्ञान को विकसित करने में मदद करेगा। इसे बाद में अधोगति निस्पंदन सिद्धांत कहा गया। ठीक है, ये सिद्धांत था जो मैकाले ने कहा था। ये सारी चीज़ें विशेषता थी उसकी। देखिए आगे, थर्ड है शिक्षा का उद्देश्य क्या था? मैकाले का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के अंग्रेजी माध्यम के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार करना था। मैकाले ने कहा था अपने स्टेटमेंट में कि यह इंग्लैंड का कर्तव्य था कि हम भारतीय को सिखाएं कि उनके स्वास्थ्य के लिए क्या अच्छा है, बजाय उसके कि उनके स्वाद के लिए क्या उपयुक्त है। मतलब वो कहना चाहते थे कि वो अपने हेल्थ को ज़्यादा देखें, न कि जो टेस्ट उनको लगता है, स्वाद लगता है, वही चीज़ वो खाएं। उन्होंने कहा हम उन व्यक्तियों का एक वर्ग बनाना चाहते हैं जो रक्त और रंग में भारतीय हो, लेकिन अपने स्वाद में, दृष्टिकोण में, नैतिकता और बुद्धिमान में अंग्रेज हो। मैंने ये आपको पहले बताया था कि वो चाहते थे वो हो तो इंडियन ही, लेकिन वो कैसे हो, वो अंग्रेज़ों की तरह बैठते हो, पढ़ना जानते हो अंग्रेजी, बोलना जानते हो अंग्रेजी, और खाना भी कैसे खाते हो, पश्चिमी खाना खाते हो, वो ऐसा चाहते थे। 1843 में NW प्रांतों के लेफ्टिनेंट गवर्नर जेम्स थॉमसन ने देसी भाषाओं के माध्यम से ग्रामीण शिक्षा की एक योजना विकसित की। इसका मुख्य उद्देश्य नए बने राजस्व और लोक निर्माण विभाग के लिए कर्मियों को तैयार करना था। ये उद्देश्य था इनका कि जो नए विभाग बनाए गए थे उनके लिए क्या करें, लोगों को तैयार करें ताकि वो अंग्रेजी में वो सारे काम कर सकें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग केस स्टडी पॉइंट। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दिया करो। थैंक यू।